Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to the editorial analysis of The Hindu and Indian Express with Nitya Pandey. आज हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस जिनको मैं कंसाइज एंड क्रिस्प पॉइंट्स आपके लिए लेकर आई हूँ विद वैल्यू एडिशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आपको एक माइंड मैप के थ्रू समरी में बता दूंगी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे और फिर डिटेल में उसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सो आई होप यू ऑल कैन सो आई होप यू ऑल कैन सी दी स्क्रीन। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक हम इंडिया चाइना पे डिस्कस करेंगे एंड दूसरा ऑन द रोल ऑफ गवर्नर पे। ठीक है, तो इंडिया चाइना कोनंड्रम में बेसिकली दिस इज एन एडिटोरियल जो कि एम के नारायण लिखा हुआ है, उनके एडिटोरियल्स काफी अच्छे आते हैं। गवर्नर पर फैजान मुस्तफा जी ने लिखा हुआ है, उनके एडिटोरियल्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया चाइना पे बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द इश्यूज ऑफ कंटेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या स्ट्रैटेजी इंडिया ने ली है टू टैकल चाइना। ओके, देन इसमें एक माइंड मैप हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बॉर्डर इश्यूज देखेंगे हम, ठीक है, इकोनॉमिक क्या क्या इश्यूज हैं, जियो पॉलिटिकल इश्यूज क्या क्या है और कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, दैट इज बैलेंस, डिफेंस, एंगेजमेंट एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, फिर इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। गवर्नर वाले में मेनली हमें देखना है कि गवर्नर का रोल क्या है इंडिया में। ओके, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन है और जिस तरह से गवर्नर एक्ट कर रहा है उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, वे फॉरवर्ड, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज अंडरस्टैंडिंग इंडिया चाइना कोनंड्रम। ओके, ये हमको पढ़ना है, एम के नारायणन जी ने लिखा हुआ है इसको, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर भी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं और गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल भी रह चुके हैं ये। ठीक है, सो बेसिकली अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो ये आपका कवर करता है जीएस पेपर 2, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी को भी ये कवर करता है। ठीक है, तो हमेशा आपको लिंक करके पढ़ना चाहिए कि कोई भी अगर एडिटोरियल है तो वो सिलेबस के कौन से टॉपिक में आ रहा है। ठीक है, डेफिनेटली सभी व्यू पॉइंट्स ऐसे पेपर में यूज किए जा सकते हैं। प्रीलिम्स में अग्रीमेंट्स, बॉर्डर रीजन्स और बायलेटरल मैकेनिज्म्स, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, सो इंडिया चाइना, ठीक है, रिलेशंस मोस्टली स्ट्रेन्ड रहते हैं स्पेशली पोस्ट गलवान कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट हमारा काफी ज्यादा है, इनफैक्ट इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, लेकिन फिर भी बॉर्डर टेंशन और जियो पॉलिटिकल राइवलरी परसिस्ट करती है। ये आर्टिकल क्या एक्सप्लोर कर रहा है, स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस क्या क्या है, इन सबके बीच इंडिया की डिप्लोमेटिक अप्रोच क्या है और क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है इन मैनेजिंग रिलेशंस विद चाइना। देन इंडिया चाइना के बीच में की इश्यूज क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, स्टैंड ऑफ हो रखा है हमारा ईस्टर्न लद्दाख में। फिर स्ट्रैटेजिक मिसट्रस्ट है क्योंकि चाइना बार बार ऐसे इंकर्शंस करता रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जो कि मिसट्रस्ट बिल्ड कर रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। देन वी हैव द इशू ऑफ जियो पॉलिटिकल राइवलरी। सो अगेन जैसे कि चाइना ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू इंडिया को सराउंड करने की कोशिश कर रहा है, इंडियन ओशन में बार बार कुछ कुछ चीजें करता रहता है। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक, क्वाड अलायंस एक्सेट्रा, यूएस और इंडिया की जो प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है वो भी चाइना को अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रेड डेफिसिट है, अभी जैसे मैंने आपको बताया हम चाइना से बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, जैसे ही कोई आइटम खराब निकलता है आप क्या बोलते हो, चाइनीज आइटम है ना। सो रीजनल इन्फ्लुएंस, साथ में कंपटीशन इन साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज में भी अपनी इनरोड्स बना रहे हैं, नेपाल देख लें, बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, तो हमारे नेबर्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ये। मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, कंट्रास्टिंग अप्रोचेस, चाइना हमारे साथ बहुत सारे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, यहाँ पे भी वो इंडिया के अगेंस्ट वाली चीजें बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इंडिया इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है, दैट इज दी कोनंड्रम। ओके, तो हमारे सबसे पहले हमारा सिक्योरिटी फर्स्ट अप्रोच, क्योंकि वो बॉर्डर इंकर्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, प्रॉपर फेंसिंग, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है वहां पर। फिर इकोनॉमिक कंपल्शन, चाइना जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो हमें अपना वो ट्रेड डेफिसिट उसके साथ कम करना है, सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। डिप्लोमैटिक टाइट रोप मैनेज करना है, अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्वाड के साथ एंगेज कर सकते हैं। एस्केलेशन अवॉइड करो, ठीक है, अवॉइड करता है इंडिया।
देन रीजनल बैलेंस मेंटेन कर रहा है, ठीक है। चाइना तो अपने इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कर रहा है, ऑन द अदर हैंड हम भी लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं श्रीलंका को, बांग्लादेश की भी मदद करते हैं, नेपाल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं। सो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेंटेन दैट रीजनल बैलेंस। नाउ बॉर्डर डिस्प्यूट्स और एलएसी इश्यूज क्या क्या है इंडिया और चाइना के बीच में। तो इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट 3400 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, ठीक है। 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, इट इज वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न। वेस्टर्न में बेसिकली आपका लद्दाख वगैरह आता है जो कि सबसे ज्यादा वोलेटाइल रीजन रहता है। मिडिल में आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, और ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश है, जिसको चाइना साउथ तिब्बत के नाम से बोल अपना क्लेम कर रखा है। रीसेंट फ्लैश पॉइंट अगर हम देखें तो गलवान क्लैश हुआ था, ठीक है, फिर तवांग क्लैशेस हुए थे। नाउ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या चीजें हमने मैकेनिज्म बना रखे हैं ताकि डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। सो वी हैव द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बॉर्डर अफेयर्स को हैंडल करता है। वी हैव स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन पे फोकस करते हैं। फिर हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म है, एससीए प्लेटफॉर्म है, एक्सेट्रा, जो कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। बायलेटरल विजिट्स, बट हालांकि ये काफी लिमिटेड है सिंस द ईयर 2020। ओके, नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में इंडिया क्या कर रहा है। तो इंडिया अपना बॉर्डर रोड्स वगैरह बिल्ड कर रहा है अंडर द बीआरओ प्रोजेक्ट। जितना ज्यादा हमारी बॉर्डर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा हम बॉर्डर मूवमेंट कर पाएंगे और उसको सिक्योर कर पाएंगे। फिर हम अपने एयर बेसिस को अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे कि दौलत बेग, ओल्डी एक्सेट्रा, ठीक है। स्पेशलाइज माउंटेन वॉरफेयर यूनिट्स को हम रेस कर रहे हैं, जैसे कि आईटीबीपी। फिर राफेल जेट्स, S-400, सर्विलांस ड्रोन्स एक्सेट्रा, ये सब हम खरीद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जियोपॉलिटिकल लेयर पे हम क्या कर रहे हैं। सो दैट इज जियोपॉलिटिकली हम क्वाड ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ अलायंसेस बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, ओके, जो कि एंटी चाइना ग्रुपिंग देखता है चाइना, ठीक है। तो इन सब कंट्रीज के साथ देन एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं। तो चाइना क्या कर रहा है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो इंडिया भी अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना रही है कि ठीक है, वी कैन ऑल्सो मेंटेन रिलेशंस विद देम, ठीक है। ये सब चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काउंटर करने के लिए। देन अगर हम इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो इंडिया ऑलमोस्ट 7.8 लाख करोड़ का इंपोर्ट्स है, जो कि एक डेफिसिट है। हाईली हम इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, दैट इज एपीआईज, ठीक है, और टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए इस पे डिपेंडेंट है। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, कैसे इन इश्यूज से हम डील कर सकते हैं। सो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आप अवॉइड करिए, इकोनॉमिकली आप डाइवर्सिफाई करिए, चाइनीज गुड्स पे ओवर डिपेंडेंस कम करिए, डिप्लोमेटिकली एंगेज करिए, रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्ट करो, जैसे कि बिम्स्टेक हो गया, इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन हो गया, ओके। देन इंटरनल स्ट्रेंथनिंग, डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, जिसके बारे में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बार बार बात करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। India's relations with China are marked by cooperation and conflict. Discuss the implications of this paradox for India's foreign policy. ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि examine India's preparedness along the India-China border in the light of recent incursions and strategic infrastructure developments. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई टू राइट देम, कुछ तो लिखो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालो, टेलीग्राम ग्रुप में डालो। आई विल बी सीइंग, और बेस्ट आंसर मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी, बट लिखना स्टार्ट करो। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, राजभवन बाउंड्रीज। बेसिकली गवर्नर के रोल के ऊपर ये एडिटोरियल है। सो इट इज बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो गवर्नर है, ठीक है, उसका रोल काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहा है। अभी जैसे अगर हम तमिलनाडु में देखें तो वहां के जो गवर्नर है रवि जी, तो उन्होंने व्हाट ही डिड व्हाट असेंट नहीं दे रहे हैं मल्टीपल बिल्स को, ठीक है, फिर मिनिस्टेरियल अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो गवर्नर का जो रोल होता है, ठीक है, टू एक्ट एज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, वो नहीं हो रहा है, बल्कि सेंटर का एक रबर स्टाम्प बन के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो नहीं कर रहा है, तो वो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट ओवर है कि क्या गवर्नर का रोल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, कैसे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। मैंने खुद भी इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट स्कॉलरली व्यूज को भी हाईलाइट किया है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तो ये रेलिवेंस क्या क्या है इसकी। जीएस पेपर 2 में आपका आ जाता है गवर्नर्स रोल, सेंटर स्टेट रिलेशंस। जीएस पेपर 4 में एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। ऐसे पेपर में डेफिनेटली, एंड प्रीलिम्स में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू गवर्नर। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, रोल एंड बाउंड्रीज ऑफ द गवर्नर्स अथॉरिटी, ठीक है। इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जिसके रिगार्डिंग अभी सुप्रीम कोर्ट ने काफी इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, ठीक है, कि गवर्नर को क्या करना चाहिए, और ये सब जो हो रहा है इट इज बीइंग रॉन्ग, ओके। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स लगाई हैं गवर्नर के पावर पर सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है।
फिर डिस्कशंस आर ऑनगोइंग अबाउट द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द गुबर्नेटोरियल ऑफिस। सो दैट इज कि जो इलेक्ट किया है लोगों ने, जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया उसको आप एक्ट करने दो, ठीक है, यू आर द नॉमिनेटेड हेड। चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है गवर्नर की? सो आर्टिकल 153 जो कि मैंडेट करता है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन ईच स्टेट। 154 इट वेस्ट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन द गवर्नर। फिर 163 है जो कि बताता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जाएगी टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। एंड आर्टिकल 200 details the governor's options regarding assent to bills passed by the state legislature. So we have articles 153, 163, 154, 200 जो कि बिल्स वगैरह के बारे में बात करता है, ठीक है। अब की इश्यूज क्या क्या हाईलाइट किए गए हैं, तो सबसे पहला इशू जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्स को असेंट ही नहीं दे रहे हैं, विद होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि विदहेल्ड असेंट टू मल्टीपल बिल्स, ठीक है, prompting discussions on the extent of gubernatorial discretion. Then ministers का dismissal हो रहा है, ठीक है, controversial actions ले रहे हैं without any valid proof, valid point, valid argument के ministers को dismiss कर रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु governors dismissal of minister V. Senthil Balaji raising questions about the governor's authority in ministerial appointments and dismissals, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर यूपीएससी आंसर्स एज वेल। पॉइंट को सब्सटैंशिएट करना है विद एन एग्जांपल, विद द डेटा, विद द स्टैट्स, विद द रिपोर्ट एक्सेट्रा। लेजिस्लेटिव प्रोसेस को भी इनका अगर उसमें भी हम रोल देखें तो कई बार डिले भी हो रहा है इन ग्रांटिंग असेंट टू बिल्स एक्सेट्रा, जो कि स्टेट गवर्नेंस को हिंडर कर सकता है, ठीक है। कोई बिल आ रहा है जो कि स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको असेंट ही नहीं दे रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि गवर्नर को प्रॉम्प्टली एक्ट करना है एंड नॉट इम्पीड द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है गवर्नर्स को अगेंस्ट ओवरस्टेपिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि गवर्नर को फंक्शन करना है विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। इन्होंने ये भी हाईलाइट किया है द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड द नीड फॉर गवर्नर्स टू एक्ट एज न्यूट्रल आर्बिटर्स। न्यूट्रल आर्बिटर्स की तरह एक्ट करना है आपको, ठीक है, सेंटर के फेवर में आपको नहीं एक्ट करना है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस में, ठीक है। तो एक्शंस परसीव्ड एज ओवररीच बाय गवर्नर स्ट्रेन करता है सेंटर स्टेट रिलेशंस को, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकता है, और ये नेसेसिटेट करता है कि क्लियर डिमार्केशन हो एंड अधेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, ताकि हार्मोनियस गवर्नेंस हो सके सेंटर और स्टेट के बीच में। वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है? क्लियर रोल्स बताओ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की, कितना डिस्क्रिशन है उसके पास, कैसे किन चीजों पे वो बोल सकता है, किन चीजों पे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। साथ में प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, टाइमली डिसीजन लेना है गवर्नर को ताकि चीजें स्मूथली चल सके, ओके। देन डेमोक्रेटिक मैंडेट को रिस्पेक्ट करना चाहिए गवर्नर को, दैट इज डेमोक्रेटिक मैंडेट मतलब जो एमएलए हैं, ठीक है, दे हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अगर वो कोई बिल लेकर आ रहे हैं तो उसको आप असेंट दो, ओके। जुडिशियल ओवरसाइट, कंटिन्यूस जुडिशियल ओवरव्यू होना चाहिए, ओके। नाउ इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जैसे कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द गवर्नर इन इंडिया, हाउ कैन द बैलेंस बिटवीन द गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर एंड द अथॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट बी मेंटेन, ठीक है। Then another question is examine the ethical considerations in the exercise of the governor's power in the context of constitutional morality and democratic principles. ये दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो लिखने के लिए, ठीक है। फिर गवर्नर का रोल, ये सब चीजें हमने डिस्कस की है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस, इम्प्लीकेशंस, वे फॉरवर्ड एक्सेट्रा। इस तरह के माइंड मैप्स आप भी बना सकते हो ताकि आप जल्दी से किसी भी चीज को रिवाइज कर सको। नाउ इंडियन एक्सप्रेस में मैंने इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट की थी, वो भी आपको दिखा देती हूँ। द व्यूज ऑफ सम स्कॉलर्स रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ गवर्नर, है ना। तो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने फेवर किया था रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एमिनेंट एकेडमिशियंस फ्रॉम आउटसाइड पॉलिटिक्स एंड अदर आउटस्टैंडिंग एंड इम्पार्शियल पीपल फ्रॉम। तो बेसिकली अगर इस तरह के लोग अपॉइंट होंगे एज गवर्नर तो क्या होगा, वो हर्डल कम होगा, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा क्योंकि उनका पॉलिटिक्स के कोई रोल नहीं है। फिर जैसे कि BN राव ने बताया कि गवर्नर बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बाय अ सीक्रेट वोट। सरदार पटेल ने क्या बोला कि गवर्नर शुड बी इलेक्टेड। जयप्रकाश नारायण ने कि प्रेसिडेंट फ्रॉम अ पैनल ऑफ 4 पर्सन। हाउएवर BR अम्बेडकर ने फाइनली बोला क्योंकि इनका रोल इतना ज्यादा नहीं है तो हमें ज्यादा टाइम और एक्सपेंडिचर वेस्ट नहीं करना ऑन द इलेक्शन ऑफ गवर्नर, ओके। सरकारिया कमीशन ने बोला कि वाइस प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा शुड ऑल्सो बी कंसल्टेड व्हाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर। इसमें हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एडवर्ड कोक जो कि बैरिस्टर है एंड फॉर्मर यूनाइटेड किंगडम सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने बोला कि डिस्क्रिशन इज अ साइंस, discerning between falsity and truth, between right and wrong is not to do according to will
एंड प्राइवेट अफेक्शन। एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन इज हाउएवर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लास्फेमी। ठीक है, तो ये इन्होंने गवर्नर के डिस्क्रिशन के ऊपर चीज बोली है कि डिस्क्रिशन जो है वो एक साइंस है। ठीक है, आपको अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, और अगर आप एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ले रहे हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लास्फेमी है। फिर विलियम डगलस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के, यूएस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने बताया कि जहां पे डिस्क्रिशन एब्सोल्यूट हो जाता है, लोगों ने हमेशा सफर किया है। एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन जो है वो रूथलेस मास्टर है, विच इज मोर डिस्ट्रक्टिव ऑफ फ्रीडम देन एनी ऑफ मैंस अदर इन्वेंशंस। ठीक है, तो इस तरह की अगर आप व्यूज आप अपने आंसर्स में लिखोगे तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाले हैं। ओके, लास्ट में इस ये सुप्रीम कोर्ट केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रघुकुल तिलक। ठीक है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर जो है वो सेंटर के एम्प्लॉयज नहीं है, हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड कर रहे हो आप। ठीक है, तो पार्टीजन मैनर में नहीं एक्ट करना है। ओके, दे हैव लेस प्रोटेक्शन देन अ जूनियर सिविल सर्वेंट, लेट अस गिव देम सम। तो बेसिकली इट इज सेइंग कि एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, और ये पार्टीशन मैनर में इसलिए एक्ट करते हैं क्योंकि इनके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। तो रघुकुल तिलक केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दो। ठीक है, तो इनका पार्टीशन नेचर खत्म हो सकता है। सो दैट इज देयर। ओके, अब वी ऑल विल बी मीटिंग टुमारो। ठीक है, जहां पर मैं फिर से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लेकर आऊंगी, उसको आप लोगों को समझाऊंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी। इट इज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। गुड लक।